हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी आपको यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बता चुका हूं। यूनिफॉर्म फील्ड अगर हम लोग पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो पेपर पर ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग? पैरेलल लाइंस के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल लाइंस ले लेते हैं और वो जो पैरेलल लाइंस होंगी वो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, तो अब अगर बात करनी है हम लोगों को कि क्या होगा अगर एक डायपोल को हम लोग कहाँ रख दें? यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें। अगर हम लोग डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें तो क्या होने वाला है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले बना लेते हैं कि भाई डायपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 लाइंस मैंने ले ली। आप ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने इस तरीके से एक लाइन ले ली। अब देखो, यूनिफॉर्म फील्ड की डायरेक्शन पहले बता दें तो डायरेक्शन मान लेते हैं ये है हमारी, मतलब फील्ड इधर जा रहा है। अब अगर फील्ड हमारा ऐसा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका, मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे मान लिया मैंने माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, सबसे पहली बात ये समझो कि इस तरीके से एरो लगाने का मतलब कि एरो इस साइड है, तो इस साइड होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ कहीं आपकी क्या होगी? नेगेटिव प्लेट होगी और यहाँ कहीं पॉजिटिव प्लेट होगी। मैंने बताया था ना, पॉजिटिव से क्या होता है? आउटवर्ड होता है और नेगेटिव पे क्या होता है? इनवर्ड होता है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव प्लेट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रखी हुई है, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये केवल मुझे दिखाने, मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ये हमें दिखानी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्लेट में यहाँ पे ले लूंगा पॉजिटिव, एक प्लेट ले लूंगा नेगेटिव, तो इस तरीके का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनके तैयार हो जाएगा। तो ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है हमारा, इसमें मैंने एक डायपोल रख दिया और वो जो डायपोल है उसकी एक वैल्यू प्लस क्यू है और दूसरी वैल्यू माइनस क्यू वैल्यू है। अब यहाँ पे जो मुझे एंगल बताया गया है वो एंगल मैं मान लेता हूं कि इनिशियली एंगल थीटा। इस जो हमारा डायपोल है, डायपोल की जो लेंथ है वो हम लोगों ने लेट कर ली कि भाई वो कितनी है? वो 2a है। वो कितनी है हमारी? 2a है। तो 2a लेंथ का एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसकी एक की वैल्यू माइनस क्यू, एक की प्लस क्यू है, थीटा एंगल का यूनिफॉर्म फील्ड से जिसकी वैल्यू ई है, रखा हुआ। अब हम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो जो मैं इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहा हूं वो एक तो चाह रहा हूं कि भाई टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और बाकी सारी चीजें। तो पहले में एक बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। अब देखो, मेरी बात को समझो कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, अगर फील्ड ऐसे है हमारा, तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या इस साइड फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा? क्या एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट कैसी है? नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने की वजह से आपका इस तरीके से। तो अगर मुझसे फोर्स पूछा जाए, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? Q इंटू ई, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया था ना, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूज करी थी उसी से निकल के आया है। F इक्वल टू क्या होता था? सॉरी, E इक्वल टू F अपॉन Q। तो आपका F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये किधर होगा? ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा QE से। ये बात समझ में आ गई है? तो एक हमारा इस साइड में फोर्स लग रहा है, इस वाले चार्ज पे इस साइड में फोर्स लग रहा है, इस वाले चार्ज पे इस साइड में फोर्स लग रहा है। तो क्या ये दोनों जो फोर्स हैं अपोजिट इन डायरेक्शन है कि नहीं है भाई? अरे है कि नहीं? ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसका मतलब आपका ये दोनों हमें क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ जाएंगे। अच्छा, मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? QE। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? QE। तो QE के दो फोर्स लग रहे हैं जो कैसे है? अपोजिट इन डायरेक्शन। ये वही वाला सिस्टम आ गया कि एक आदमी इधर से खींच रहा है और एक आदमी इधर से खींच रहा है और दोनों नेट फोर्स आपका कितना है? इक्वल है, दोनों का फोर्स इक्वल है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी कहीं भी जाने वाली नहीं है। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि नेट फोर्स आपका 0 हो गया। कितना हो गया भाई? F इक्वल टू 0। नेट फोर्स क्यों 0 हो गया? क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आपके लग रहे हैं डायपोल के ऊपर। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो नेट फोर्स 0 होने से क्या बात आ गई
कि ये जो आपका अगर ये डाइपोल में मान लूं इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये जो आपके नेट फोर्स है वो जीरो हो गए। इसका मतलब मेरा डाइपोल न तो ऐसे मूवमेंट करेगा और न ऐसे मूवमेंट करेगा, मतलब कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, सिग्मा एफ इक्वल टू कितना है, जीरो। क्यों है जीरो? क्योंकि आपका क्या हो रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड opposite in डायरेक्शन। ठीक है, तो सिग्मा एफ इक्वल टू कितना हो गया आपका, जीरो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज नो ट्रांसलेशनल मोशन, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। और इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, लीनियर मोशन। सिंपल वर्ड दे देता हूं, लीनियर मोशन। किसी भी तरीके का लीनियर मोशन नहीं होगा, कोई भी तरीके का ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेशनल मोशन होता है ये आपका इस तरीके से बॉडी जा रही है, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन। तो मतलब ये डाइपोल आपका न तो ऐसे जाएगा और ना ही ऐसे जाएगा। तो इस वजह से कभी कभी हम लोगों से कभी क्या कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आंसर हमारा हो जाया करेगा कि भाई नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। इस वजह से कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, लीनियर मोशन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं होगा, ऐसा कोई भी मोशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे की बात कर लेता हूं भाई। अब देखो एक बात और समझो यहाँ पे कि भाई ये इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर फोर्स लग रहा है, मगर ये दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं। भाई अगर ये फोर्स, एक फोर्स यहां पे ऐसे लग रहा होता और दूसरा फोर्स यहां पे लग रहा होता, अब नेट फोर्स जीरो होता, तो भाई ठीक है, सही बात है। मगर प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है एक फोर्स यहां पे लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे तो वो इस तरीके से डाइपोल को मोशन कराएंगे। इसका मतलब हमारा मार्कर जैसे घूम रहा है वैसे आपका ये डाइपोल घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होने का, फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक न होने की वजह से ये क्या करेगा, ये रोटेशनल मोशन करेगा। ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। बट द लाइन ऑफ एक्शन of the forces is different, hence it will rotate, or rotational motion। मतलब ये आपका उसी जगह पे घूमना स्टार्ट कर देगा। अब जब इसने घूमना स्टार्ट कर दिया है तो हमारा अगला काम क्या होना चाहिए भैया, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क अगर आपको याद हो तो टॉर्क क्या होता है भाई, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं इसकी कौन सी फॉर्म लिखी है मैंने, इसकी स्केलर फॉर्म। अब देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो एक तो तरीका हो सकता है मैं लाइन ऑफ एक्शन को कहीं भी एक जगह मान लूं कि भाई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां मान लूं, मगर ये दोनों जो फोर्स है ये कैसे फोर्स है, इक्वल फोर्सेस है। तो ये इक्वल फोर्सेस होने की वजह से हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसमें क्या बोला जाता है कि ये एज अ कपल वर्क करेंगे, कपल वर्क करेंगे, पेयर ऑफ फोर्सेस हो गए आपके। तो एज ए कपल जब वर्क करते हैं तो हमें लाइन ऑफ एक्शन पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मैं कहीं से भी टॉर्क कैलकुलेट कर लूं, वैल्यू आपकी क्या आएगी, सेम आएगी। तो कहीं से भी जब कैलकुलेट करना है तो क्यों ना मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूं कि भाई ये आपकी डिस्टेंस निकालने हम लोग। तो जाहिर सी बात है मैं वेक्टर फॉर्मेशन से बात कर रहा हूं कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट आपका 2a है तो ये कितना होगा, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये साइड की साइड हो गई और ये दूसरी साइड हो गई। इसका मतलब ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 2a cos थीटा और ये हो गया 2a sin थीटा। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बन गई हमारी, 2a sin थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी है, QE इंटू क्या हो गया 2a sin और थीटा। अच्छा 2a इंटू Q क्या हो गया P, E और sin थीटा। अब P इंटू E क्या होता है आपका, P इंटू E होता है
P इंटू ई। और देखो एक बात यहां पे समझो कि P क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी, E क्या है वेक्टर क्वांटिटी और टॉर्क क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होकर हमें आपको वेक्टर क्वांटिटी मिले तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे भी साइन थीटा को हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो ये होगी भाई साहब, स्केलर फॉर्म में अगर पूछी जाए तो ये वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसको यूज कर लेंगे और डेरिवेशन जब हम लोगों को दिखानी होगी तो हमें एंड वाला यूज करना होगा। अब यहां से कई बार कंपटीशन में, कई बार आपका नीट के एग्जाम में, आईआईटी मेंस में, या फिर हो सकता है बोर्ड में भी, कंसेप्चुअल और हॉट्स में आपको ये बात पूछ ली जाए कि भैया आपका टॉर्क का फॉर्मूला ये है, आपका टॉर्क का फॉर्मूला ये है, तो वो कौन सी क्वांटिटीज है, वो कौन सी क्वांटिटीज है जिनके बीच में ऑलवेज एंगल 90 डिग्री होगा। फाइंड द क्वांटिटीज विच आर परपेंडिकुलर टू, फाइंड द पेयर ऑफ दोज क्वांटिटीज विच आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्वेश्चन दोबारा समझना है और इसको आपको कहां लिखना है, इसका आंसर लिखना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा सुन ले मेरा। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भैया टॉर्क का फॉर्मूला हमारा ये दिया जाता है, आप इनमें से वो पेयर्स बताएं, इन तीन क्वांटिटीज में वो पेयर्स बताएं जो ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, आप नोट कर लें इसे। और इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका आंसर मुझे लिख के देंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया कि भाई हमने टॉर्क निकाल लिया, ये काम कर लिया। अच्छा मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूं, अगर आपसे बात करी जाए नहीं सर हमें तो वो वाला मेथड और बताओ कि भैया क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप फिर दूसरा मेथड यूज कर सकते हो कि भाई ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपका इस तरीके से ये बीच में से लाइन ऑफ एक्शन होगा, यहां से मैंने ये बात कर ली, ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा था, तो ये जो आपकी डिस्टेंस होगी यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। यहां पे ये बात करूं ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। क्यूई फोर्स यहां पे भी, क्यूई फोर्स यहां पे भी। अब आप कैलकुलेट करोगे तो अब भी आपको आंसर कितना मिलेगा, अब भी आपको आंसर वही मिलेगा जो पहले मिला है आपको। अब क्या हो जाएगा, अब आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसको मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको कि क्यूई साइन थीटा प्लस क्यूई ए साइन थीटा, ए और आएगा भाई, तो क्यूई ए साइन थीटा और क्यूई ए साइन थीटा। नेट टॉर्क आ गया हमारा, फिर से हमारा कितना आ गया, 2QE और साइन थीटा इंटू ए और आगे। तो फिर से ये कितना आ गया, Q इंटू 2A कितना हो गया, P, फिर से वही आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को याद रखना। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, बोलेंगे नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन तो बीच में आएगी, बीच में आएगी तो ऐसे सॉल्व होगा, ये तो सर ने गलत किया है, एक्सेस ऑफ रोटेशन एक कॉर्नर पे ले लिया। अरे भैया उनको पेयर्स के बारे में बता दो कि ये एज ए कपल वर्क कर रहे हैं, कपल में एक्सेस ऑफ रोटेशन हमारी कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आती, आप कहीं भी ले सकते हो कपल की केस में, ठीक है। चलो यहां तक मैंने टॉर्क निकाल लिया। अब टॉर्क के बाद जो अगली बात करने वाला हूं, ये मैंने किसकी बात करी है, टॉर्क की बात करी है। किसकी बात करी है, टॉर्क की। फर्स्ट पॉइंट। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो किसकी बात करना चाह रहा हूं, अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्क डन की। किसकी बात कर ले, वर्क डन की, कि भैया वर्क डन कितना होगा। फिर हम लोग अगर वर्क डन की बात करना चाहते हैं तो मैं पहले इस सारे फॉर्मूलेस को हटा देता हूं यहां से और आगे की बात करता हूं, ठीक है। हटा दे रहा है यहां से भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, नहीं तो बैक करके ले लो। अगली बात कर रहा हूं भैया कि इस डाइपोल को एक नई ओरिएंटेशन देने में हमें कितना वर्क करना पड़ जाएगा। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, कोई दूसरी लोकेशन कर दूं, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ जाएगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो मेरा सेकंड टॉपिक है इसका वो है वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ जाएगा। तो देखो अभी मैंने फॉर्मूला निकाला था, फॉर्मूला क्या निकाला था, वी हैव, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वी हैव टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा, ठीक है। अब अगर मुझसे वर्क डन पूछा जाए तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। आप बोलोगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, सॉरी आप क्या बोल दोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मगर वो जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहां होता है, लीनियर मोशन के अंदर। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन में आपका फोर्स जो होगा
वो फोर्स आपको रिप्लेस कर देना है किससे? टॉर्क से, क्योंकि फोर्स की जो एनालॉजी है रोटेशनल मोशन में वो क्या है? टॉर्क है। तो फोर्स किससे हो जाएगा? टॉर्क से। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है डी, वो किससे हो जाएगा? थीटा से। तो अगर आप ये चेंजेस कर देते हो केवल इतने चेंज करने से, तो अगर यहां वर्क डन करें तो वो होता है एफ इंटू डी, और यहां पे वर्क डन की बात करें वो होता है टाउ इंटू थीटा। तो सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, मुझे अगर कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो कंप्लीट वर्क डन के लिए क्या कर दूं? इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टाउ इंटू डी थीटा। अब भैया लिमिट ले लें इसकी। लिमिट क्या ले लेंगे कि भाई इनिशियली मान लिया एंगल थीटा 1 है और फाइनली मान लिया थीटा 2। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? डब्ल्यू। यहां पे अगर मैं बात करूं टाउ की वैल्यू कितनी है? पीई साइन थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको क्या बोला था? फील्ड कैसा है हमारा? फील्ड कैसा है हमारा? जल्दी बताओ। यूनिफॉर्म। फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। और जब फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होगा तो एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी है हमारे दिमाग में कि ई की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। ई की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। और जो हमारा दूसरी चीज है वो क्या है? हमारा पी। अच्छा पी की बात करूं तो पी में एक तो चार्ज था, वो मैंने चार्ज ना ऊपर किया ना नीचे किया। एक हमारी डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस ना मैंने कम करी ना ज्यादा करी चार्जेस के बीच में। इट मीन्स आपका पी एंड ई बोथ आर कांस्टेंट्स। और दोनों जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपके इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गए तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका? पीई, और क्या रह गया अंदर? केवल साइन थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। अब साइन थीटा डी थीटा और था इसके साथ, सॉरी, तो यहां पर डी थीटा। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? जल्दी बताओ क्या होता है आपका? माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। वैल्यू रख देते हैं, माइनस को बाहर ले आते हैं तो माइनस पीई, और क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अंदर ले जाते हैं इसको, क्या हो जाएगा आपका? पीई अंदर क्या हो गया? कॉस थीटा 2 सॉरी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। माइनस ले जाने की वजह से दोनों आपके उल्टे हो जाएंगे। अब तो ये हमारा वर्क डन निकल आएगा, ये हमारा वर्क डन निकल आएगा। अच्छा इस फॉर्मूले से क्वेश्चन और मेरा याद कर लो। अब क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन सुन लो। आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। किस चीज के लिए वर्क डन फाइंड आउट करना है आपको? कि इनिशियली डाइपोल जो था वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड था। इनिशियली जो डाइपोल था वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड था, और फिर हमने उस पर वर्क किया, और वर्क करने के बाद उसे क्या कर दिया? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। क्वेश्चन दोबारा सुन ले कि इनिशियल डाइपोल की क्या सेटिंग है हमारी? वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फाइनली उसे क्या कर दिया हम लोगों ने? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पी है। तो फाइंड द वर्क डन। इसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के देना मुझे कि सर इतना वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, हो जाया करेगा। चलो अब मैं यहां से एक तीसरी बात कर लेता हूं। थर्ड क्या भैया? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि भैया कोई भी ओरिएंटेशन होगा तो उसमें कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी को समझें। पोटेंशियल एनर्जी में आप कभी भी एक बात को याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू किसी को पता ही नहीं है। कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज अबाउट डिफरेंस। डिफरेंस होता है हमेशा एक लोकेशन से लेके दूसरी लोकेशन के बीच में एनर्जी का डिफरेंस। उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो आपकी एनर्जी स्टोर हो गई बॉडी के पास, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं होती है, ये ऑलवेज क्या होता है? डिफरेंस। जब ये ऑलवेज डिफरेंस है तो हमें कुछ लेट करना पड़ जाएगा। अब लेट क्या करना है भाई? अब देखो हमारा क्या हो रहा है? वर्क डन में फॉर्मूला आ रहा है कॉस थीटा। तो थीटा आ रहा है तो थीटा की वैल्यू अगर 90 रख दी जाए तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो 0 हो जाती है। तो उस ओरिएंटेशन को मैंने मान लिया कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। उस ओरिएंटेशन को मैंने मान लिया है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो लेट हम लोगों ने लेट कर लिया कि लेट एट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री यू इक्वल टू 0।
मतलब हमारे 90 डिग्री का जो एंगल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर डायपोल मोमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो उस पर्टिकुलर लोकेशन को, उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू जो हम लोगों ने ले ली है वो कितनी ले ली है हम लोगों ने, वो वैल्यू ले ली है हम लोगों ने 0। क्लियर है? तो ये आपकी 0 हो गई। अब मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं यहाँ पे एक चीज को कि भैया लेट क्या कर लिया मैंने, लेट आपका क्या हो गया भाई, θ1 को तो हम लोगों ने क्या ले लिया, θ1 इक्वल टू आपका 90 डिग्री ले लिया क्योंकि उस पर 0 है, और दूसरी चीज ले ली θ2 इक्वल टू θ। ये दो हम लोगों ने चेंजेस कर दिए इसके अंदर। तो उस पर्टिकुलर केस में W क्या हो जाएगा, U, जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो U की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, आपकी वैल्यू हो गई PE। आगे क्या हो गया आपका, कॉस क्या आ गया आपका, कॉस आ गया θ1। θ1 कितना है आपका 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा। देखो कॉस 90 की वैल्यू 0 और ये माइनस कॉस थीटा बचा, बाहर आ जाएगा तो कितना हो गया, U इक्वल टू माइनस ऑफ PE कॉस थीटा। ठीक है? तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? तो यहां से हम लोगों का देखो एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल आपको एक नोट्स की बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं जो बोर्ड का भी फेवरेट है और नीट का भी फेवरेट है और IIT मेंस का भी फेवरेट है। तो फिलहाल के लिए आप इसे नोट डाउन कर ले। हो गया? चलो अब मैं आपको एक छोटी छोटी बात करता हूं। यहाँ पे नोट करने वाली बातें कौन कौन सी है उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट जो हम लोग नोट लिखने वाले हैं यहाँ पे क्या होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं भाई। नोट करने वाली बात क्या है आज के लेक्चर से, नोट। फर्स्ट चीज आप याद रखें, एक बार बोर्ड ने पता नहीं क्या दिक्कत थी, मुझे नहीं आज तक याद, मगर किया था एक बार ये काम कि भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका PE sin थीटा। यही फॉर्मूला था, अभी लिखा था मैंने। अब PE sin थीटा है तो हम लोग केस 1 ले लेते हैं भाई। केस 1 क्या हो गया हमारा, जब थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाए 0 डिग्री तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0। केस 2 ले लिया मैंने। केस 2 क्या कह रहा है कि थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई आपकी PE। केस 3 ले लिया मैंने कि भाई टॉर्क की वैल्यू आपकी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 180 डिग्री तो आपकी टाउ की वैल्यू कितनी हो गई 0 फिर से, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0। तो बोर्ड ने केवल यहां पर टॉर्क वाली डेरिवेशन आपसे पूछ ली पूरी। टॉर्क वाली डेरिवेशन पूछने के बाद आपसे क्या पूछ लिया था कि भैया इसमें से वो बताएं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जिस पर्टिकुलर जगह पे आपका क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया आप कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा। तो आप यहां से इसका आंसर नहीं दे सकते हो। ठीक है? तो आपको हमेशा के लिए रटना पड़ जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टेबल होता है, उस पर अनस्टेबल होता है। इसका आंसर जो छुपा हुआ है वो नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है, मतलब जो मैंने अभी पोटेंशियल एनर्जी वाला डेरिवेशन किया है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी वाले डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं तो U की वैल्यू अभी कितनी आई थी माइनस PE और क्या आया था कॉस थीटा, यही वैल्यू आई थी। अब यहां पे केस लेता हूं मैं, तो केस की बात करता हूं। केस 1 क्या हो जाएगा आपका U इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू कितना 0 डिग्री तो माइनस की क्या आ गई PE। केस 2 ले लिया मैंने, थीटा इक्वल टू कितना ले लिया 90 डिग्री, U की वैल्यू कितनी आ गई 0। केस 3 ले लिया मैंने, कितना ले लिया थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया माइनस PE इंटू कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो कितना आ गया प्लस का PE। ये हमारे आ गए केस सारे, केस 2, केस 3 और ये सब। ठीक है? अब देखो यहां पर जो नोट करने वाली बात है, इन 3 वैल्यूज में से 1, 2 और 3, इन तीनों में से आप खुद बताओ सबसे कम कौन सबसे ज्यादा कौन। तो सबसे कम कौन है ये वाली क्वांटिटी, सबसे ज्यादा कौन है ये वाली क्वांटिटी। तो जो सबसे कम वाली क्वांटिटी है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस पर क्या है सबसे कम। और ये एक बहुत बढ़िया बात है फिजिक्स में, ऑलवेज याद रखना कि हर बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम से मिनिमम रखना चाहती है। हर बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या रखना चाहती है, मिनिमम से मिनिमम। जब हर बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना चाहती है उसी पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या हो गया आपका जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे जो नाम देंगे हम लोग, नाम क्या दे देंगे, ये वैल्यू दे देंगे हम लोग स्टेबल और ये क्या दे देंगे अनस्टेबल।
ठीक है। तो ये आपका अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये अनस्टेबल। सेम चीजें फिर आपको यहाँ याद रखनी पड़ जाएंगी। हालांकि यहाँ से आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर आप समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इसे स्टेबल बोल रहे हैं और क्यों इसे हम लोग अनस्टेबल बोल रहे हैं। ठीक है। यहां पे हम लोग जो बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं भैया कि ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमम है, बस इतनी बात बोली जा सकती है। तो यहां से आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे डेरिवेशन करेंगे, क्या करेंगे। बोर्ड के लिए बहुत फेवरेट है ये टॉपिक भी। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक चीज और, अगर हम लोग कोई बात करना चाहें, ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ साइड में, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत काम की बातें हैं जो मैंने यहाँ पे बताई हैं। और ठीक है, आज का हम लोग यहीं पे थोड़ा सा वो करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के दें। ठीक है। अच्छा, और जो मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं कि भाई हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, गुड लक।